जी हाँ, बेपानी बिहार बेमानी सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत आर्यन अभियान में आपका। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि गंगा के किनारे बसे मनिहारी में पानी से परेशान लोगों का हाल और नवादा की बस्ती में गंदा पानी पीने को मजबूर कैसे हैं लोग। अब आपको दिखाते हैं तालाबों के शहर कहे जाने वाले दरभंगा का हाल, जहां लोग पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। शहर में पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग पानी के लिए रात रात भर जाग रहे हैं। पानी के लिए मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने तालाबों को भरकर जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। तो ये तालाबों का शहर दरभंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का लेयर इतना नीचे चला गया है कि लोगों में पानी के लिए मारामारी का माहौल पैदा हो गया है। इधर से उधर भटक रहे हैं लोग। वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वैसे भी नाका पास जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसका पहले से भी यही हाल है। पानी बहुत नीचे में जाकर पानी के लिए बहुत हाहाकार मचा हुआ है। लेयर सब नीचे भाग गया है। डब्बा का पानी पीना पड़ रहा है आदमी को। चापाकल से पानी लेने के लिए क्या समस्या हो रहा है? पानी आएगा तभी तो लेंगे ना, आ ही नहीं रहा है ना। रात में 2 बजे आता है, 6 बजे बंद हो जाता है। तो देखा आपने, ये दरभंगा की हमने आपको तस्वीर दिखाई। मधेपुरा की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुन्ना। स्वागत है आपका मुन्ना जी, क्या कहेंगे आप? मुन्ना जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं आर्यन टीवी के माध्यम से। जी 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 मुन्ना जी, हम आपको भी कहेंगे, दूसरे दर्शकों को भी कहेंगे कि कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दिया करें और सीधे तौर पर अपनी बात रखा करें। मुन्ना जी, अब बोलिए आप। कह रहे हैं कि जितने भी वो कांग्रेस के हों या जदयू के हों या आरजेडी हों जी, इन सभी ये चर्चा में आते हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के अथी में खामियां निकालते हैं, लेकिन वो भी वही कार्य करते हैं जी कि जनता के वोट से माननीय बनते हैं और जनता को भूल जाते हैं। जी आज 65 साल से भारत का जो दशा अभिरंजन जी बता रहे थे, जी तो अभिरंजन जी तो बहुत बेबाक होकर इतनी सारी बात सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बेशर्म सरकार को नहीं बुझा रही है। तो मैं आर्यन टीवी से एक सवाल करना चाहता हूं जी कि आखिर ये इस तरह से आप दिखाते रहेंगे, जनता बोलते रहती है, इसके आगे क्या होगा, ये हम लोगों को कुछ मार्ग दिखाइए कि माने जनता अपने अस्तित्व में आ सके। नहीं तो वो तो मुर्दा हो गई है, मुर्दा तो बना दिया, 65 साल में मुर्दा बन गया जनता। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसका जवाब अभिरंजन जी आपको सीधे तौर पर देंगे। अभिरंजन जी, आपने सुना किस तरीके से ये दर्शक का कहना था कि आखिर हम क्या करें? नहीं, निश्चित रूप से मुन्ना जी का जो सवाल है वो सवाल हम जैसे लोगों के मन में भी उठता है कि एक तो मैं ये साफ करूं, हालांकि लोग इस तरह से कहते हैं, मेरी राय ज़रा अलग है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं बार बार इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, एक बारीक फ़र्क है इस फ्रेज में, सरकार के खिलाफ बोलना और जनता के पक्ष में बोलना, दोनों में एक फ़र्क है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूं। अगर मैं किसी सरकार के खिलाफ होता तो मैं बिहार की नीतीश सरकार की आलोचना करता और मनमोहन सिंह की सरकार का गुणगान किया करता। मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना करता, नीतीश सरकार का गुणगान किया करता। जिस तरह से अन्ना हजारे जैसे महापुरुषों को भी आपने देखा कि कांग्रेस के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ चुप हो गए। दिल्ली में मनमोहन के खिलाफ गरजे, पटना में आकर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं। तो ये होता है सरकार के खिलाफ बोलना। सरकार के खिलाफ हम तो सभी सरकारों की आलोचना कर रहे हैं ना, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं पहली बात तो जनता के पक्ष में बोलता हूं। हमारा चैनल जो है जनता के पक्ष में बोलता है। हमें क्या मतलब है नीतीश कुमार जी जो है 5 साल और राज करें या 50 साल और राज करें? अगर अच्छे काम वो करेंगे तो 50 साल राज करें, मेरा क्या ले जाएंगे? और अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनको जो है 5 साल भी पूरी तरह से काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हो। इसी तरह से मनमोहन सिंह के लिए भी मैं कह सकता हूं कि अगर अच्छे काम करें तो 50 साल राज करें, अगर अच्छे काम नहीं करते हैं तो 5 दिन में उनको गद्दी छोड़नी चाहिए। तो मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं जनता के पक्ष में बोलता हूं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो सवाल मुन्ना जी के मन में है
वही सवाल मेरे मन में भी है और वही सवाल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में है। ये बात जरूर है, हमारे लोकतंत्र में अभी एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें अगर मान लीजिए कि मैं अभी मौजूदा सरकार है, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, इसकी कमियों को मैं उजागर करता हूं, हमारा चैनल इसकी कमियों को उजागर करता है और लोग इस बात से सहमत भी होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार को अगर उखाड़ के फेंक देंगे तो मेरे सामने विकल्प क्या होगा? क्या लालू यादव विकल्प होंगे? क्या कोई और विकल्प हो सकता है? अगर वो विकल्प हो सकता है तो कौन होगा? और ये सवाल हमारे मन में भी होता है कि अगर सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार की जगह पे लालू यादव आ गए तो फिर वही ढाक के तीन पात, फिर उसी तरह से राज्य चलता रहेगा जिस तरह से अभी नीतीश कुमार चला रहे हैं या जिस तरह से 15 साल लालू यादव ने चलाया। तो हमारा इतना बोलना, हमारा इतना संघर्ष करना कहीं से जो है बिहार की जनता की तकदीर को नहीं बदल पाया, बिहार की जनता की परिस्थितियों को नहीं बदल पाया, बिहार के जमीनी हालात को नहीं बदल पाया। तो ये सवाल हमारे मन में भी है कि अगर हम इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार योजनाओं में कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो हम कहीं से जनता को एक विकल्प भी देना चाहते हैं, वो विकल्प भी बताना चाहते हैं कि वो विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से मायावती का विकल्प मुलायम सिंह होते हैं, उस तरह का विकल्प अब बिहार की जनता को और देश की जनता को नहीं चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूं कि मायावती का विकल्प मुलायम सिंह नहीं चाहिए, करुणानिधि का विकल्प जयललिता नहीं चाहिए। तो सवाल है कि विकल्प आपको यहीं पर लोकतंत्र में जनता की भूमिका, मुन्ना जी जैसे जागरूक नागरिकों की भूमिका अहम हो जाती है कि अगर तुम्हें मायावती का विकल्प मुलायम सिंह नहीं चाहिए तो फिर तुम मायावती और मुलायम सिंह से इतर विकल्प को तैयार करो। ये तुम्हारा काम है, मायावती को भी तुम्ही ने तैयार किया, मुलायम सिंह को भी तुम्ही ने तैयार किया। तो अगर तुम्हारा पुरुषार्थ जाग जाएगा, तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, तो तुम मायावती और मुलायम सिंह से अलग एक स्वच्छ विकल्प, एक साफ विकल्प जो है शायद तुम तैयार कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बीच में से नेता को तलाशिए। आज की तारीख में आपको उस नेता को खारिज कर देना चाहिए जो आपके दरवाजे पर जो है घड़ियाली आंसू बहाते हुए वोटों की भीख मांगने के लिए जाता है 5 साल में एक बार, और उसके बाद अपनी बिल्डिंग बनाने में जुट जाता है, स्कूल के लिए 50 एकड़ की जमीन कब्जाएगा, अस्पताल के लिए जमीन कब्जाएगा, शराब के ठेके चलाने के लिए जो है 50 तरह के अनुचित काम करेगा। तो इस तरह के लोगों को आप खारिज कर दीजिए, आप अपने बीच में से निकालिए। क्या हमारा समाज मुर्दा हो चुका है? क्या हमारे समाज में, हमारे विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे लोकसभा क्षेत्रों में, हमारे जिलों में आज 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति भी ऐसे नहीं है जिनको आप अपने नेता के तौर पर आगे कर सकें? तो जब आप अपने नेता को खुद से चुनना शुरू करेंगे और जो नेता बनकर और जिसको राजनीतिक दल नेता की तरह प्रोजेक्ट करके आपके बीच में भेजते हैं, जब तक आप उनको खारिज नहीं करेंगे और अपने भीतर में से नेता नहीं निकालेंगे, आप मुलायम सिंह की जगह मायावती और मायावती की जगह मुलायम सिंह को चुनते रहेंगे। नीतीश कुमार को हटाकर आप लालू यादव को ही लाएंगे और लालू यादव को हटाकर आप नीतीश कुमार को ही लाएंगे। मैं ये मानता हूं इससे बिहार की तकदीर नहीं बदलेगी, देश की तकदीर नहीं बदलेगी। हमारा संघर्ष इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि नीतीश कुमार की सत्ता चली जाए और लालू यादव या रामविलास पासवान वहां पर विराजमान हो जाए। मेरा संघर्ष, आर्यन टीवी का संघर्ष और बिहार की जनता का संघर्ष इस बात के लिए है कि अगर एक आदमी जो काम नहीं कर रहा है, एक सरकार जो गंदे तरीके से राज्य की जनता का शोषण कर रहा है और पैसे की बंदरबांट कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है, उसकी जगह पे एक बेहतर सरकार आए, बेहतर मुख्यमंत्री आए। सिर्फ जो है ढकोसलों में जीने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, सिर्फ विकास की हवाई बातें करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, दिल्ली में जाकर इस बात का रोना रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि बिहार के पास समंदर का किनारा नहीं है। अरे तो फिर तो मुझे भी कहना चाहिए कि मुझे भी इस बात पर अफसोस प्रकट करना चाहिए कि मैं बराक ओबामा के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। तो ये कोई अफसोस नहीं होता बिहार के पास समंदर का किनारा क्यों नहीं है। अरे बिहार के पास इतनी सदानीरा नदियां हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, इतना सारा पानी आपके पास है, फिर भी आपके राज्य में पीने के पानी का संकट है। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से सोच में, जिन राज्यों में ऊंचे पहाड़ हैं वो राज्य कहेंगे कि अरे मेरे पास भगवान ने पहाड़ क्यों दे दिए, यहाँ पर तो मैदान होना चाहिए था, नदियां होनी चाहिए थी। जिन राज्यों में पठार है वो राज्य कहें कि मेरे पास पठार क्यों है, मेरे पास उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। सभी राज्यों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जिन राज्यों में पठार हैं, झारखंड जैसे राज्य हैं, तो वहां पर खाने हैं,
उन खानों से आप देखिए कि पूरे देश में कितनी समृद्धि आती है। जिन राज्यों के पास मैदान है, उन राज्यों में उपजाऊ मिट्टी है, वहां पर जो है वहां की जमीन से जो फसल पैदा होती है उससे पूरे देश की भूख मिटती है। जिन राज्यों में समंदर का किनारा है वहां से जो है दुनिया भर में कारोबार होता है। आप इस चीज को देखिए, जिन राज्यों में पहाड़ है उनकी अपनी खासियतें हैं। तो नीतीश कुमार जी जब इस तरह की बातें करते हैं हवा हवाई, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्या आपके भीतर में से कोई ऐसी सरकार निकल सकती है, कोई ऐसा नेता निकल सकता है? ये मुन्ना जी आप जैसे नागरिकों के सोचने का मसला है, हम तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन रामकिशोर जी, एक सवाल लगातार ये खड़ा होता है जहन में कि आखिर कब तक? आपके पास गंगा है, आपके पास गंडक है, आपके पास कई नदियां इस बिहार में हैं, और उसके बाद भी उसके सटे हुए अगर शहर की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर भी पानी की समस्या है। क्या वजह हो सकती है? आपने इससे पहले बोला था कि प्लानिंग में कमी है पिछली सरकार की। देखिए, आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, इसका वजह है जी, यह लाल फीताशाही, जी, अफसरशाही और ये नई आर्थिक नीति जो हम 91 से लागू किए हैं, सो जी, एक बार यह तय हो जाना चाहिए कि जब सारी वास्तविक शक्तियां ब्यूरोक्रेट्स में निहित हैं जी, और वो बड़े अपने को मानते हैं कि हम IIT करके IAS बने हैं, हम BIT करके IPS बने हैं, और वास्तविक शक्तियां उन पदाधिकारियों के पास हैं, उन इंजीनियरों के पास है। लेकिन तो फिर यह राज्य और देश पिछड़ा कैसे है? उनकी लगाम भी तो मंत्री के पास है। उनकी लगाम भी तो मंत्री के पास है। नहीं है मुख्यमंत्री के कोई लगाम नहीं है ना मंत्री तो अगर लगाम नहीं है तो ये भी आप पर ही एक सवाल खड़ा होता है, आपकी पार्टी पर सवाल खड़ा होता है। रामकिशोर जी, पूरे देश के मैं बताता हूँ जी, न लगाम मुख्यमंत्री के पास है, न लगाम प्रधानमंत्री के पास है, और न लगाम मुख्यमंत्री के पास है, न मंत्री के पास है। आज भी अंग्रेजों की जमाने का जो बनाए हुए कानून है, जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भेजे गए थे, वो सारे कानून उन अफसरों की संरक्षा करते हैं जो AC में बैठ करके मार्क 3 लगेगा। और अब पता नहीं है कि उस गांव में गड़ाना है आपको 180 फीट, चाहे पानी निकले या गोबर निकले। अब इस तरह की जो प्लानिंग बनती है, तो हम देख रहे हैं कि चापाकल है और गंदा पानी निकल रहा है। तो उस गांव में अब ऐसे एक नियम मत बना दीजिए कि सब जगह मार्क 3 लगेगा तो मार्क 4 लगेगा चापाकल। गांव के हिसाब से, जलस्तर के हिसाब से कि वहां कहां शुद्ध जल मिल रहा है जो टिकाऊ हो सकता है। और दूसरे, जनता भी कम दोषी नहीं है। जब से मैंने आंख खोला है, जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जमींदारों ने जो व्यवस्था बनाई थी, कहां से पानी आएगा गांव में, कहां निकलेगा, कितना जमा करके रखना है तालाब में, कितना पोखर में, कितना आहर में, कौन पानी निकलेगा। तो इस सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, आहर भरा गया, पोखर भरा गया, जल सीधे आता है और चला जाता है नदी में या नदी से समुद्र में, तो वाटर लेवल सूखने के लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेवार नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जिम्मेवारी जमींदारों के थी, वह जिम्मेवारी पंचायत नहीं ग्रहण कर सका। ग्राम सभा कागजी है। कहा जाता है कि ग्राम सभा से तय करो। ग्राम सभा से कोई तय होता है क्या? अरे मुखिया जी अपने वार्ड सदस्य को तो पूछते ही नहीं। चलिए, लेकिन उन्हें भी कितना पावर और क्या? सुनिए, यह पूरी जो मैं बात बताता हूं, भारत की संविधान बना जो 1935 के भारत अधिनियम का नकल है। पूरा कानून अंग्रेज के जवानों का है। एक बार अगर भारत को विकसित करना है और समस्याओं से समाधान लेना है, तो इस पर मंथन होना चाहिए, नए सिरे से संविधान लिखी जानी चाहिए। लेकिन ये इतना जल्दी अभी तो हम नहीं कर सकते हैं ना, इतना जल्दी ये हो नहीं सकता है। नहीं होगा। और कोर्ट को भी कहां तक हस्तक्षेप करना है, न्यायपालिका की भी सीमा होनी चाहिए। रामकिशोर जी, हम दोबारा चला है PIL, अब एक ठेकेदार, चलिए हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। रामकिशोर जी, हम रोकना चाहेंगे यहीं पर, हम दूसरी तरफ भटक रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से अमित हैं। स्वागत है अमित जी, आनंद अभियान में। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी?
प्रणाम, मैं हित बोल रहा हूँ पटना से जी। सबसे बड़ी बात है कि आर्यन टीवी को धन्यवाद जी, शुक्रिया अमित जी, अपनी बात रखिए आप। जी जी। वही रात अभी जो नेताजी बोल रहे थे जी, तो मैं उनसे यही जानना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि कागजी ग्राम पंचायत लेवल से किसी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के बाद भी विकास की कल्पना की जा सकती है जी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की संरक्षण मतलब फिर से स्टार्ट किए, लेकिन कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारी इनकी ही बनती है देखना जी, ये जानना कि कहाँ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है उनके घर में पानी होगा। नीतीश बाबू, अगर नीतीश की सरकार है तो कोई भी ऐसा मतलब मंत्री या नेता नहीं है कि उनको किसी भी भौगोलिक जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ रहा होगा जी। तो नाला, तालाब, नदी या किसी चीज जो मैंने समतल मैदान के तरह हो गया है तो उसका भी काम तो उन्हीं पे निर्भर करता है ना। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अमित आपका। विनोद जी, जिस तरीके से ये चर्चा चली, जैसा रामकिशोर जी ने कुछ बातें कही, अभिरंजन जी ने कुछ बात कही और कुछ जो दर्शक हमारे साथ जुड़कर बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रामकिशोर जी की बातों से यही निकलकर सामने आ रहा है कि ये समस्या इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है शुरू से लेकर अभी तक जो चली आ रही है कि इससे समाधान पाना, इसका हल निकाल पाना बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या सही मायने में लोग इसी तरीके से प्यासे रहेंगे और गंदे पानी पीने को मजबूर रहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब के बहुत बातों से सहमत नहीं हूँ जी। पहला कि इन्होंने कहा कि भाई अफसर बेलगाम है और संभव नहीं लगाम लगाना जी। तो याद दिलाना चाहेंगे इन्हें कि श्री बाबू का लोग उदाहरण देता है कि बोलते बहुत थे, इशारे से काम हो जाता था। उनको तो मैंने देखा नहीं अफसर उस समय का। आप देखिए पानी का सिस्टम चाहे कोई भी सिस्टम, कितना काम हुआ इस बिहार में, जो आज तक वही काम दिख रहा है। आप ये भी देखिए कि रामकिशोर जी के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष में रहते हुए कम से कम ये बात कह रहे हैं कि लाल शाही हावी है। ना उसके बाद ही बता रहा हूँ मैं केवी साहे जी को नहीं देखा, उनकी भी लोग तारीफ करते हैं प्रशासनिक मामले में कि अफसर बात उनकी सुनते थे, जो कहते थे तत्काल होता था। तीसरा, उनको भी मैं नहीं देखा। मैंने चंद्रशेखर बाबू को देखा था, हमारे मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह जी। उस समय में बिहार का विकास बहुत तेजी से हुआ और अफसर लगाम में थे। एक इशारे पर, चंद्रशेखर सिंह के इशारे पर, मंत्रियों के नहीं, चंद्रशेखर सिंह की मैं बात, तो मुख्यमंत्री के लगाम में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री के लगाम में क्यों नहीं? मुख्यमंत्री के लगाम में आज अफसर, चंद्रशेखर सिंह जी के लगाम में आज भी अफसर है। इशारे पर कांग्रेस ने किया, कैबिनेट से ट्रांसफर हटा करके मुख्यमंत्री को दिया कांग्रेसियों ने। आप क्यों वापस नहीं कर दिया? नीतीश जी ने वापस क्यों नहीं कर दिया? कौन मुख्यमंत्री चाहेगा अपना पावर देना? तो चंद्रशेखर बाबू, चंद्रशेखर, और सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को भी उस अफसर को पावर है कि अगर वो प्रतिकूल टिप्पणी कर देगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बदल सकते हैं। या 35 के अधिनियम मुख्यमंत्री को उसको सस्पेंड करके भारत सरकार को लौटा सकता है। तो क्या मंत्री सस्पेंड कर सकता है आईएएस को? आईएएस को सस्पेंड करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। मायावती जी उदाहरण है, बगल में दर्जनों आईएएस आईपीएस को सस्पेंड कर दिया। मायावती का राज में भी लूट हुई, सस्पेंड हुए डीएम और एसपी सस्पेंड हुए और वापस भेजे गए। चलिए हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नहीं, मेरी बात सुनिए। योजना में जनता का शासन कहा जाता है, जनतंत्र नहीं है। बिल्कुल सारे पावर अफसरों के हाथ में सुरक्षित है और हाई कोर्ट में तो क्या जनता हमेशा प्यासी रहेगी? जनता ऐसा ही गंदा पानी पीने को मजबूर रहेगी? कोई पाइप बिछा रहा है, दूसरा पीआईएल कर दिया। जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं हुआ कैसे बिछेगा? मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पहला तो अफसर वाला इन्होंने कहा, मैंने चंद्रशेखर बाबू का उदाहरण दिया, मैं देखा। सुन लीजिए, मंत्री का सुनता था, उनकी सारे लोग सुनते थे, आपके मुख्यमंत्री कोई बात नहीं सुन रहा। हमारी मुख्यमंत्री का दूसरा बात है, इस सरकार के पास जब प्लानिंग है कि शराब गली गली में बेचेंगे, नदी बहा देंगे शराब की, तो पानी की नदी क्यों नहीं बच सकती है? आप 1 रुपए लीटर पानी क्यों नहीं बेचते हैं गांव में, घरों में, जहां पर भारत सरकार ने जल छाजन योजना दिया हर एक जिलों के लिए, हजारों करोड़ रुपए आए जल छाजन के लिए, गड्ढे खोन के पानी रखने के लिए। लेकिन आप देखिए इनके अफसर और मंत्री और ठेकेदारों के मिली भगत से सारे पैसे आ गए, डकार गए। कहीं जल छाजन नहीं है, जल छाजन नया गड्ढा खोदने के लिए। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। चलिए आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। लूट मचा हुआ केंद्र में, नहीं
विनोद जी और रामकिशोर जी, आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। लूट की संस्कृति हमने बाहर से ठेकेदार नहीं लाया। विनोद जी और राम जी दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। हिस्सेदारी बांट विनोद जी, आप लूट का आलम मचा रखे हैं। चलिए कांग्रेस और भाजपा की बात, चलिए कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं होगी। अभिरंजन जी, सारे पैसा पी गए पानी की तरह, पानी की तरह पी गए। अभिरंजन जी, आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की अगर बात की जाए, रामकिशोर जी हालांकि इस बात को तो मान रहे हैं कि लाल फीताशाही हावी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके हाथ में शायद ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिहार के लोगों की प्यास बुझाई जाए। दोनों नेताओं ने कायदे से बात सही कही थी, इसमें उलझने जैसा तो कुछ था नहीं। रामकिशोर जी ने साफगोई से स्वीकार कर लिया था कि उनकी सरकार में लाल फीताशाही हावी है और योजनाएं सही ढंग से नहीं बन पा रही हैं। तो रामकिशोर जी चूंकि अभी पूरी तरह से शायद मुझे लगता है कि प्रोफेसर हैं, पूरी तरह से आप उनको नेता भी नहीं कह सकते, तो इसलिए बेचारे बहुत सारी चीजें साफ साफ बोल तो रहे हैं। मुझे तो मुझे लगता है कि उलझने जैसी इसमें कोई चीज नहीं थी। मैं देखो दूसरी इस राज्य में उस चलिए रामकिशोर जी सारे लाल फीताशाही जो है हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी का स्थायी चरित्र है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिहार के अंदर है, वो दिल्ली में भी है, वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में है। लाल फीताशाही जो है हर जगह पर है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी एक और ये भी नहीं है कि आज हो गया और कल नहीं था और ये कल भी रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि इन लोगों के सब लोगों के रहते हुए ये कल भी रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। मैं दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए ये क्या हो रहा है। केंद्र सरकार का जो बजट है 15,260 करोड़ रुपए जो है पीने के पानी के लिए इन्होंने रखा हुआ है पूरे देश में। 15,260 करोड़ रुपए और 1,400 करोड़ रुपए, मतलब करीब जो है 17,000 करोड़ रुपए केंद्र का बजट है। मुझे बताइए अगर एक साल में इस देश में 17,000 करोड़ रुपए भी सही तरीके से खर्च हो जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है 17,000 गांवों की तस्वीर तो बदल सकती है। तो वो तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो कहीं से ये लगता है कि गड़बड़ है और पूरे पैमाने पर गड़बड़ है। आप पटना की बात करिए, मैं एक छोटे से शहर की मैं बात कर रहा हूं, पटना की। पटना नगर निगम का बजट जो है 361 करोड़ रुपए है। मुझे बताइए पटना नगर निगम क्या करता है? ना तो शहर की सफाई करता है, जहां तहां कूड़ा बिखरा हुआ है, ना उसके पास जो है जल जमाव से निपटने का इंतजाम है, ना वो मेन होल ढकता है। आप ये देखिए मेन होल के ढक्कन तक जो है यहाँ पर चुरा कर और बेचकर खा लिए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए पटना नगर निगम क्या करता है 361 करोड़ रुपए में? तो आप जब कहीं से उसका एक भी जो है सो नल का पाइप सही नहीं है, पाइपों में जंग खाए हुए, पाइपों में सीवर का पानी आ रहा है, कई जगहों पर जो है खुले नलों से यूं ही पानी बह रहा है। तो कहीं से आपको ये समझना पड़ेगा ये पूरा का पूरा लूट खसोट का खेल चल रहा है। चाहे केंद्र से चलने वाला 17,000 करोड़ रुपया एक साल का हो या पटना जैसे छोटे नगर निगम से चलने वाला जो है 360-65 करोड़ रुपए का वो सारा पैसा हो। तो मुझे ये लगता है कि पूरा लूट खसोट है, सारा जनता का पैसा पीने में लगे हुए हैं। जनता की जवाबदेही बनती है कि इन लोगों पर नकेल कसे, इन लोगों को हैसियत में लाए। जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग नाकाबिल हैं, जो लोग निकम्मे हैं, उन लोगों को जमीन की धूल सुंघाए। और इस बात की अब समीक्षा होनी चाहिए, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि 200 साल में अंग्रेजों ने इस देश को कितना लूटा और 65 साल में हमारे अपने लोगों ने कितना लूटा है। मुझे पूरा यकीन है कि 200 साल में अंग्रेज उतना नहीं लूट पाए होंगे, उससे कहीं बहुत ज्यादा 65 साल में हमारे अपने लोग हमें लूट चुके हैं। चलिए बिल्कुल अभिरंजन जी, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम 1 घंटे के दौरान। और रामकिशोर जी, वक्त की मजबूरी हमारे पास भी है निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। विनोद जी आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने सीधे तौर पर अपनी राय रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।